नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी, बिहार को मिलेगा बीजेपी का मुख्यमंत्री। 4 महीने पहले ही बिहार चुनाव जीतकर रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं। माना जा रहा है कि उनके हटने से पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बनेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश गुरुवार को पटना में नामांकन करेंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इधर नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति में आने की भी चर्चा है और उन्हें सरकार में जगह मिल सकती है। बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अगला मुख्यमंत्री भी माना जा रहा है, जबकि नित्यानंद राय का नाम भी चल रहा है। जेडीयू के कुछ नेताओं को डर है कि नीतीश के दिल्ली जाने से यह संदेश जाएगा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। नीतीश लंबे समय से सत्ता में रहे हैं और गठबंधन बदलते हुए भी राज्य की राजनीति में केंद्र में बने रहे। कांग्रेस को विधानसभा की 28 सीटें और 1 राज्यसभा सीट मिली। चिदंबरम की बातचीत से बच गया गठबंधन। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए आखिरकार डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का समझौता हो गया है। ये समझौता एमके स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष सेल्वा पेरुंथगई ने साइन किया। समझौते के मुताबिक कांग्रेस 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो 2021 से 3 सीट ज्यादा है। इसके अलावा कांग्रेस को राज्यसभा की 1 सीट भी दी गई है। कुछ दिन तक गठबंधन टूटने के आसार थे, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा सीटें और सत्ता से हिस्सेदारी चाहती थी। मामला फंसने पर वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने दखल दिया और स्टालिन से बातचीत कर रास्ता निकाल लिया। दोनों दलों का ये गठबंधन 2004 से चला आ रहा है और अब इसे आगे बढ़ाने पर सहमति बन गई है। ईरान पर अमेरिका इस्राइल हमले और जवाबी कार्रवाई के बाद दुबई में फंसे भारतीयों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उड़ानें रद्द होने से उन्हें होटल में ज्यादा दिन रुकना पड़ा और जो फ्लाइट मिली उसके टिकट बेहद महंगे हैं। पुणे के एक व्यक्ति ने बताया कि 4 अतिरिक्त दिनों में होटल और खाने पर रोज करीब 25,000 रुपए खर्च हो गए और टिकट 80,000 रुपए प्रति व्यक्ति पड़े। कुछ लोगों ने एहतियात में चार्टर फ्लाइट के टिकट भी बुक किए, जो बाद में बेकार हो गए। महाराष्ट्र सरकार ने मदद के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन और चार्टर फ्लाइट शुरू की है। लोग सुरक्षित हैं, लेकिन बढ़ता खर्च और टीवी पर डराने वाली खबरें परिवार को चिंता बढ़ा रही हैं। अमेरिकी पनडुब्बी के हमले में ईरानी युद्धपोत डूबा, 87 मौतें। नौसैनिक अभ्यास में शामिल होकर भारत से लौट रहा था जहाज। श्रीलंका ने बचाव अभियान चलाकर 32 लोगों को बचाया। श्रीलंका के पास हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत पर अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला किया, जिसमें कम से कम 87 लोगों की मौत की खबर है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि इन मामलों में एक सैन्य लक्ष्य पर किया गया था। श्रीलंका के अधिकारियों के मुताबिक जहाज पर करीब 180 लोग सवार थे और डूबने से पहले उसने मदद का संदेश भेजा था। ये जहाज हाल ही में भारत में हुए नौसैनिक अभ्यास में शामिल होकर लौट रहा था। हादसे के बाद श्रीलंकाई नौसेना और वायुसेना ने मिलकर बचाव अभियान चलाया। अब तक 32 लोगों को बचाया जा चुका है और घायलों का इलाज गाले के अस्पताल में चल रहा है। घटना श्रीलंका की समुद्री सीमा से बाहर हुई, लेकिन श्रीलंका राहत कार्य में पूरी मदद कर रहा है। रूस ने भारत को तेल सप्लाई बढ़ाने की पेशकश की। हॉर्मुज़ मार्ग बंद होने से भारत पर सप्लाई संकट का खतरा। रूस ने कहा है कि वो भारत को ज्यादा कच्चा तेल देने के लिए तैयार है, ताकि मध्य पूर्व में सप्लाई में आई रुकावट की भरपाई की जा सके। सूत्रों के मुताबिक करीब 95 लाख बैरल रूसी तेल जहाजों में भारतीय समुद्री इलाके के पास मौजूद है और कुछ हफ्तों में भारत पहुंच सकता है। भारत की बड़ी चिंता ये है कि उसके पास सिर्फ 25 दिन का ही तेल भंडार है। वहीं भारत का करीब 40% तेल आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर आता है, लेकिन ईरान, अमेरिका, इस्राइल तनाव के बाद ये रास्ता लगभग बंद हो गया है। रूस भारत की जरूरत का 40% तक तेल देने को तैयार है। हालांकि अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी तेल कम खरीदे। ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करे, लेकिन भारत का कहना है कि वो हालात के हिसाब से सप्लाई बदलता रहेगा। नेपाल में युवाओं के आंदोलन के बाद पहला बड़ा चुनाव। पुराने नेताओं को युवा उम्मीदवारों से कड़ी चुनौती। 275 सांसद चुने जाएंगे, नतीजे धीरे धीरे आएंगे। नेपाल में आज चुनाव हो रहा है। ये पिछले साल हुए युवाओं के बड़े आंदोलन के बाद पहला चुनाव है, जिसमें सरकार गिर गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी।
तब से देश की कमान अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के हाथ में थी। इस बार मुकाबला पुराने नेताओं और नए युवा चेहरों के बीच में है। लोग अपने नेताओं से नाराज हैं, इसलिए नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने दूर दराज और बर्फीले इलाके तक वोटिंग की पूरी तैयारी की है। संसद के निचले सदन के लिए 275 सदस्य चुने जाएंगे। नतीजे आने में कुछ दिन लग सकते हैं और अगर गठबंधन बनाना पड़ा तो और भी ज्यादा वक्त लग सकता है। तेहरान पर फिर इस्राएली हमला, मिलिट्री ठिकानों को बनाया गया निशाना। इस्राएल की सेना ने कहा है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर सिलसिलेवार हवाई हमले किए हैं। इस्राएल डिफेंस फोर्स IDF के मुताबिक ये हमले ईरानी सरकार के सैन्य ढांचे और ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हैं। हालांकि सेना ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि हमला किन जगहों पर हुआ है और विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक बुधवार रात तेहरान में तेज धमाकों की आवाज सुनी गई। इससे पहले इस्राएली सेना ने दावा किया था कि वायुसेना ने पूर्वी तेहरान के एक बड़े कंपाउंड पर भारी हमला किया, जहां कमांड सेंटर और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े लोग मौजूद थे। लगातार हो रहे इन हमलों से इलाके में तनाव और डर का माहौल बना हुआ है। तेहरान में धमाकों से जनाजा कार्यक्रम टला, मुज्तबा खामेनेई उत्तराधिकारी के प्रबल दावेदार। हमलों में मरने वालों की संख्या 1000 से ऊपर पहुंची। ईरान की राजधानी तेहरान में नए धमाकों के बीच मारे गए सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के जनाजे की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। 86 साल के खामेनेई को शनिवार को इस्राएल के हवाई हमले में मारा गया था। उनका शव बुधवार शाम एक बड़ी मस्जिद में रखा जाना था, लेकिन सरकारी मीडिया ने विदाई समारोह टालने की खबर दी। रॉयटर्स के मुताबिक खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई जिंदा हैं और उत्तराधिकारी बनने के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इस बीच तस्निम न्यूज एजेंसी ने बताया है कि अमेरिका इस्राएल हमलों में अब तक 1045 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान ने संकेत दिया है कि वो ईरान के साथ चल रही जंग में खिंच सकता है। वजह है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच हुआ रक्षा समझौता। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने बताया कि उन्होंने ईरान को चेताया है कि वो सऊदी अरब पर ड्रोन या मिसाइल ना चलाए, क्योंकि दोनों देशों में रक्षा करार है। इस बीच ईरान के हमलों से और हालात बिगड़ गए हैं। रियाद में अमेरिकी दूतावास परिसर और एक बड़ी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब ने कहा है कि वो जवाब देने का पूरा हक रखता है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये है कि वहां बड़ी शिया आबादी है जो ईरान के साथ है और देश पहले से अफगान सीमा पर तनाव झेल रहा है। ऐसे में दो मोर्चों पर लड़ाई उसके लिए भारी पड़ सकती है। ट्रंप की युद्ध शक्तियां नहीं की जा सकती सीमित। बिल के लिए 47 और खिलाफ 53 वोट पड़े। अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध से जुड़ी शक्तियों को सीमित करने के लिए लाया गया बिल पास नहीं हो पाया। इस बिल के पक्ष में 47 और विरोध में 53 सीनेटरों ने वोट दिया, यानी ये प्रस्ताव बहुमत नहीं जुटा पाया। अगर ये बिल पास हो जाता तो युद्ध से जुड़े किसी भी आदेश से पहले राष्ट्रपति को यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ती। ये विधेयक हालिया संघर्ष के बाद लाया गया था। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों और इसराइल पर हमले किए। इस पूरे टकराव के बाद सीनेट में ये ऐसा पहला प्रयास था जो ट्रंप की शक्तियों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा। OpenAI पेंटागन डील में निगरानी से जुड़ी भाषा बदली गई। ऑल्टमैन बोले, असंवैधानिक आदेश मानने से बेहतर है जेल जाना। OpenAI ने अमेरिका के रक्षा मंत्रालय US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ हुए अपने नए समझौते में बदलाव किया है। लोगों ने सवाल उठाया था कि क्या इस डील से आम अमेरिकी नागरिकों के AI से निगरानी की जा सकेगी। इसी आलोचना के बाद कंपनी ने भाषा साफ की है। CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा कि अगर उन्हें कोई असंवैधानिक आदेश मिला तो वे मानने के बजाय जेल जाना पसंद करेंगे। नए समझौते में साफ लिखा गया है कि OpenAI के टूल्स का इस्तेमाल अमेरिका में घरेलू निगरानी के लिए नहीं होगा और निजी डेटा जैसे लोकेशन या ब्राउजिंग हिस्ट्री का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। पेंटागन ने यह भी कहा कि फिलहाल NSA जैसे एजेंसियां इन टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगी। दूसरी ओर प्रतिद्वंदी कंपनी एंथ्रोपिक ने ऐसी शर्तें मानने से इनकार किया था और उसे जोखिम वाली कंपनी बताया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.